हिंदुस्तान का हर नागरिक अन्ना की एक झलक पाना चाहता है। साथियों, ऐसा क्यों हुआ? इस देश के अंदर नेताओं की कोई कमी नहीं है। आपने कितने विधायक इस कटनी में बनाए, कितने सांसद बनाए, कितने इस मध्य प्रदेश में मंत्री बन गए, पूरे देश के अंदर कितने मंत्री बन गए, इसका लेखा जोखा आपके पास भी नहीं होगा। हजारों के अंदर संख्या चली जाएगी, लेकिन किसी के प्रति आपके मन में इतनी श्रद्धा पैदा नहीं हुई, इतना आदर का भाव पैदा नहीं हुआ, आपके मन में इतनी आत्मीयता नहीं जगी जितना कि आज देश के अंदर अन्ना जी के प्रति मन के अंदर है हर एक नागरिक के। और वो इसलिए है साथियों, क्योंकि अन्ना जी ने अपना जो पूरा जीवन बिताने का काम किया है। आज अन्ना जी की उम्र 76 वर्ष की है। आप बताइए, 76 वर्ष मतलब वानप्रस्थ आश्रम का समय। अन्ना जी पूरी जिंदगी भर रालेगंज सिद्धि के अंदर फौज से लौट करके रालेगंज को सुधार दिया, सब कुछ वहां पर एक नया मॉडल ग्रामीण विकास का पेश किया। उसके बाद में क्या जरूरत थी कि 76 वर्ष की उम्र के अंदर पूरे देश के अंदर जाते, एक एक दिन के अंदर 225 किलोमीटर और 10,000 किलोमीटर पूरे देश के अंदर तो यात्रा करेंगे तो शायद 20,000 किलोमीटर से ज्यादा की हो जाएगी। ऐसा करने की क्या जरूरत थी साथियों? क्योंकि वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर बदलाव आना चाहिए। और जैसे आप इस नतीजे के ऊपर पहुंच चुके हैं कि आपने विधायक बदला, आपने सांसद बदला, आपने राज्य सरकार बदली, आपने केंद्र सरकार बदली, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं लगा। लोग आते रहे, जाते रहे, झंडे बदलते रहे, लेकिन आपको केवल वायदे मिले, इसके अलावा आपके जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। अन्ना जी भी यही मानते हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग निराश थे। अन्ना जी का इतिहास के अंदर सबसे बड़ा योगदान यह है कि अन्ना जी ने निराशा के वातावरण के अंदर एक चमक पैदा की, एक आशा और उम्मीद की किरण लेकर आने का काम किया और इस बात को साबित करने का काम किया कि अगर नीयत साफ हो, इरादा अगर पक्का हो और आपके मन में कोई लोभ और लालच ना हो सत्ता का, सरकार बनाने का, विधायक सांसद बनने का, तो फिर लोग देश में आपके साथ में खड़े हो सकते हैं। और पूरा देश अन्ना जी के साथ में साथियों खड़ा हो गया। अन्ना को किसी की पूरी जिंदगी नहीं चाहिए, जिंदगी का सिर्फ 1 साल चाहिए। और वो 1 साल देने वाले लोग कागज निकालें, अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल लिखें। किसी भी उम्र के लोग हों, माताएं, बहनें, नौजवान दोस्त, बुजुर्ग, देश बदलने का जज्बा होना चाहिए। एक कागज पे नाम पता लिख करके धीरे 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 मेरे पास यहाँ भिजवा दीजिए। अन्ना 1 महीने के भीतर आपको बुलाएंगे और सामने बिठा के आपसे बातचीत करेंगे। कैसे देश को बदलना है, कहाँ लगना है, किस तरह की लड़ाई सामने है, हमारा भविष्य क्यों अंधकार में हो गया है, सामने बिठा के बात करेंगे और उसका मोर्चा तय करेंगे। और तीसरा तरीका, जो ये दोनों काम न कर सके या दोनों काम करे इसके बाद भी अन्ना की पूरी लड़ाई आपके सहयोग से चल रही है। अन्ना के साथ कोई धनवान नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, क्योंकि अन्ना इस मुल्क के साधारण इंसान के, दलित के, मुसलमान के, घुमंतु के, महिलाओं के, गरीबों की बात कर रहे हैं। इस मुल्क में रहने वाले हर उस आदमी की बात कर रहे हैं जिसकी आंखों से सपना हमारी सरकारों ने, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसने छीन लिया है, भविष्य के रास्ते बंद कर दिए हैं। इसलिए अन्ना का ये संघर्ष भी आपके सहयोग से चल रहा है। मैं अन्ना की चादर आपके बीच में भिजवा रहा हूँ। कोई 2 वॉलंटियर हों जो आपके बीच में से
घूम जाएंगे, कुछ लोग दान पात्र भी घुमा रहे हैं। आप जो उसमें डालेंगे, आपका आशीर्वाद समझकर इस संघर्ष में आहुति के रूप में हम श्रद्धापूर्वक उसे आपका आशीर्वाद मानेंगे। दोस्तों, आखिर ये लड़ाई है क्यों? लड़ाई इसलिए है क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली थी, यहाँ पर अगर जज साहबान हो रिटायर्ड, अगर यहाँ वकील साहबान हो, अगर यहाँ कानून के प्रोफेसर हों, विद्यार्थी हों, हमारे पत्रकार साथी हों, या वो लोग जो इंटरनेट पे सर्फिंग करना जानते हैं, इंटरनेट को चलाना जानते हैं, आजकल हर आदमी जानता है, कम से कम आपके बच्चे तो जानते ही हैं। आज जब यहाँ से लौटने के बाद आप देखिए कि, और उसमें डालिए भारतीय संविधान हिंदी में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में, उसमें तलाशिए इस देश को चलाने का तरीका संविधान में क्या लिखा है। संविधान ने ये कहा है, एक लोकसभा होगी, एक इलेक्शन कमीशन होगा, जो लोकसभा का चुनाव कराएगा, उस लोकसभा को चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का काम संविधान में है। जो उम्मीदवार होंगे उनके शपथ पत्र की जांच करना और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। उस संविधान में कहीं पर भी, ध्यान से सुनिए, कहीं पर भी पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल शब्द नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश को चलाने के लिए राजनीतिक दलों की कल्पना की ही नहीं। पूरे संविधान में शब्द ही कहीं नहीं है, और यही संविधान दुनिया का आदर्श संविधान माना गया। लेकिन जब ये संविधान स्वीकार हो गया, सन 50 में, 26 जनवरी सन 50 में लागू हो गया, तो उस समय के राजनीतिज्ञों ने एक षड्यंत्र किया देश की जनता के खिलाफ। संविधान में लिखा है, लोगों के प्रतिनिधि लोकसभा में जाएंगे, पार्टियों के प्रतिनिधि नहीं, लोगों के प्रतिनिधि, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी आर्थिक स्थिति के लोग, लेकिन लोगों के प्रतिनिधि, पार्टियों के प्रतिनिधि नहीं। संविधान की इस धारा को, जिसने इस देश को जनतंत्र के रूप में व्याख्या की संविधान ने, उसे पॉलिटिकल पार्टीज ने चुरा लिया, छीन लिया और हमें अपना बंधुआ बना लिया। हम आज़ादी के नशे में थे, हमने इस चूक को, इस बदमाशी को, इस शैतानी को हमने समझा नहीं, और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? भ्रष्टाचार शुरू हुआ, महंगाई शुरू हुई, बेरोजगारी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके हित के जितने सवाल थे, इन राजनीतिक दलों को वो पसंद नहीं आते। पिछले 60 साल में इतने कानून बने, यहाँ जितने लोग भी बैठे हुए हैं, मुझे ईमान से बताइए हाथ उठा करके, क्या आपने किसी कानून का नाम लेकर के हमारे किसी अधिकारी से कोई राहत पाई है? किसी कानून का नाम लेकर आपने किसी थाने से कोई राहत पाई है? किसी मंत्री के पास आप गए हैं, आपने कोई राहत किसी कानून का नाम लेके पाई है? नहीं पाई। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल धीरे 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 माफिया में तब्दील हो गए। ऐसे माफिया में जहां पर पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं की इज्जत समाप्त हो गई, पार्टियों में ने कार्यकर्ताओं को अपना दलाल बना लिया, पार्टियों ने कार्यकर्ताओं को अपना गुलाम बना लिया। इज्जत किसकी हुई? उनकी खुद की, उनकी बेटे की, उनकी बहू की, उनकी बेटी की, उनके भतीजे की, उसके बाद उनके ड्राइवर की, उनके नौकर की, और फिर जो जगह बची वो उन्होंने पैसे वालों को, ठेकेदारों को बेचनी शुरू कर दी। कार्यकर्ता नाम की चीज पॉलिटिकल पार्टी से गायब हो गया। ये कौन सी चूक का परिणाम है? उसी चूक का परिणाम जो 26 मार्च 1950 में संविधान ने हमें अधिकार दिया था
लेकिन 52 में उस अधिकार को राजनीतिक दलों ने हमसे छीन लिया। और होते होते बात कहाँ पहुंची? होते होते बात यहाँ तक पहुंची कि मंत्री, राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में ओलंपिक रेस करने लगे। केंद्र सरकार, जहां से कि देश के कानून बनते हैं संविधान के, वहां पर पूरी की पूरी लोकसभा इस देश के हितों के खिलाफ खड़ी हो गई। आप सब यहाँ जो बैठे हैं, एक एक आदमी सच्चा देशभक्त है। अगर वो सच्चा देशभक्त नहीं होता तो खचाखच 3 घंटे से यहाँ नहीं बैठा होता, क्योंकि आप देखना चाहते थे उस इंसान की शक्ल जिस इंसान को आपने टेलीविजन में देखा, और देख करके सिर्फ टेलीविजन में देख के आपने अपने यहाँ भूख हड़ताल की, धरना दिया, प्रभात फेरी निकाली, जुलूस निकाले, बच्चों से कहा, बच्चों को प्रोत्साहित किया, बच्चों ने नारा लगाया, मैं भी अन्ना, तुम भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। आप लोग यहाँ इसलिए खड़े हैं कि आज उस शख्स को आप देखने आए हैं जिसने इस देश में पहली बार इंसान को उसकी ताकत का एहसास कराया। 2011 से पहले ऐसा लगने लगा था कि आम जनता की ताकत खत्म हो गई है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अन्ना ने पहली बार ये एहसास दिलाया, लेकिन अन्ना भी ये एहसास, अन्ना को खुद भरोसा नहीं था। अन्ना ने तो आमरण अनशन शुरू कर दिया था, क्योंकि अन्ना को लगा कि इस देश के लोग कायर हैं, इस देश के लोगों में हिम्मत नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार शिष्टाचार कहलाया जा रहा है और लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। अन्ना ने उसके खिलाफ अनशन शुरू किया और सरकार से कहा कि जनता को एक हथियार दो, जन लोकपाल नाम का हथियार, कानून बनाओ जिससे साधारण लोग भी किसी भी भ्रष्टाचारी को कानून के दायरे में ला सकें। एक कानून आज़ादी के बाद लोगों के लिए चाहा था, आपके लिए चाहा था, जिसके लिए उन्होंने आमरण अनशन किया। पर मैं हिंदुस्तान की जनता को, कटनी की जनता को धन्यवाद देता हूं जिसने अन्ना को गलत साबित कर दिया। उसने अन्ना को ये बताया कि अन्ना आपका सोचना गलत है, इस मुल्क के लोग सही इंसान का इंतजार करते हैं और उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अन्ना ने वहां अनशन शुरू किया, सारे देश में अनशन शुरू हो गया और ऐसा अनशन बहनें, माताएं, बच्चे, जिससे जो बन पड़ा उसने किया और इस देश की सरकार और राजनीतिक दल डर गए। उन्हें लगा कि अगर अन्ना को खरोंच भी आ गई, अन्ना अगर भूख से अनशन करते हुए चक्कर खा के गिर भी पड़े तो इस देश में कोलाहल मच जाएगा, इस देश में हंगामा मच जाएगा, राजनीतिक दलों के लोगों को लोग सड़कों पे नहीं चलने देंगे, मंत्रियों को लोग पकड़ के कमरे में बंद कर देंगे, अधिकारियों के सामने सर उठा करके उनका घूमना फिरना बंद कर देंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र किया। सारे लोग दिल्ली में लोकसभा में बैठे और उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया रात में कि अन्ना आप अनशन तोड़ दीजिए, लोकसभा सख्त जन लोकपाल लाएगी। प्रधानमंत्री ने खत लिखा, अन्ना ने अपना अनशन तोड़ दिया। कौन कौन था उस लोकसभा में? लालकृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, सुषमा स्वराज थी। उस लोकसभा में राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, शरद यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, कौन नहीं था उस लोकसभा में? नाम याद कीजिए, वो उस लोकसभा में मौजूद था। इन सब ने कसम खाई थी लोकसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव जन लोकपाल लाएंगे। 2 साल हो गए, अन्ना को धोखा नहीं दिया, आप सबको धोखा दिया, 120 करोड़ लोगों को धोखा दिया। क्यों धोखा दिया? क्योंकि उन्हें लगा कि हमारे यहाँ की जनता, इसे जितना बेवकूफ़ बना सकते हो बना लो, जनता कुछ नहीं करेगी। क्योंकि जब जनता ने सन 52 में कुछ नहीं किया, हमने लोकतंत्र को छीन लिया जनता के हाथ से, अंग्रेजों से छीन करके जनता लोकतंत्र लाई थी हिंदुस्तान में गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी के मरते ही ये बिल्कुल दाएं बाएं भागने लगे और इन्होंने बुरी तरह से हमारे अधिकारों को छीनना शुरू कर दिया राजनीतिज्ञों ने। उसकी वजह से ये हिम्मत हुई
कि 120 करोड़ लोगों को धोखा देने का काम इस संसद ने किया, इन राजनीतिक नेताओं ने किया। इसीलिए अन्ना कहते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार का कारण ये राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने सत्ता को और लोकतंत्र को अपने कब्जे में कर लिया है। जनता के पास सत्ता आई ही नहीं, जनता के पास जनतंत्र आया ही नहीं। अन्ना कहते हैं जब तक इससे निजात नहीं मिलेगी, भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा, महंगाई खत्म नहीं होगी, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, शिक्षा हमसे और दूर चली जाएगी, हम गुलाम बनते चले जाएंगे, स्वास्थ्य के लिए मरते रहेंगे घर में लोग, उसकी लाश का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आज जहां पैसे देने पड़ते हों, ऐसे सिस्टम को, ऐसे देश के राज चलाने वालों को धिक्कार है। अन्ना इसके खिलाफ खड़े हुए हैं और जब आपने उनका साथ दिया, आज अन्ना आपको धन्यवाद देने भी आए हैं। आप 3 घंटा से बैठे हैं, ये सुनकर मुझे भी थोड़ी वेदना हो गई कि हमारे वजह से आपको इतना तकलीफ सहन करना पड़ा। मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूँ क्योंकि इस रास्ते में इतनी भीड़ है लोगों की, हर जगह पर थोड़ा 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 समय देते देते ये समय हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पर जो आयोजन समिति ने जो आयोजन किया, उन सबको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये सब आयोजन किया। मैं भ्रष्टाचार के विरोध में जो लड़ रहा हूँ, ये मेरी नई लड़ाई नहीं है, 30 साल से लड़ रहे हैं। 2 बातों के लिए मैं हमेशा सोचता हूँ। महात्मा गांधी ने कहा था, देश को बदलना है तो पहले गांव को बदलना होगा। जब तक गांव नहीं बदलेंगे तब तक देश नहीं बदलेगा। तो गांव बदलने के लिए महात्मा गांधी ने जो बताया था, मैं ऐसे गांव बदलने का कोशिश किया शुरू में। क्या बदला गांव? जिस गांव में 40 शराब की भट्टी थी, आज उस गांव में 16 साल हो गए बीड़ी सिगरेट खैनी गांव में बिक्री के लेने लगे। गांव में 80% लोग भूखे सोते थे, खाने के लिए अनाज नहीं, वर्षा गिरती है सब पानी निकल जाता है, तो खाने के लिए अनाज नहीं। तो हमने वो काम हाथ में लिया, बारिश के पानी का बूंद ना बूंद को रोका, जमीन में रिचार्जिंग किया। और जिस गांव में 300 एकड़ जमीन में एक फसल के लिए पानी नहीं मिलता था, आज 1500 एकड़ जमीन में 2 फसल के लिए पानी मिल रहा है। और जिस गांव में 80% लोग भूखे सोते थे, उस गांव से तरकारी विदेश में भेजी, ड्रॉट कौन एरिया में। तो ये हो सकता है। मैं कई बार भारत सरकार को कह रहा हूँ, राज्य सरकार को कह रहा हूँ, अरे भाई ये सक्सेस प्रयोग है ना, एक जगह पर नहीं कई जगह पर, इसको अपनाओ। लेकिन ना केंद्र सरकार अपना रहा, न राज्य सरकार अपना, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। तो गांव बदलने की प्रक्रिया, पहले गांव को बदलना है। आज हम एक स्कूल चलाते हैं। स्कूल कौन सा स्कूल चलाते हैं? पास बच्चों को एडमिशन नहीं, जो पास होते हैं उनको एडमिशन नहीं, जो गुंडागर्दी करता है, जो फेल होता है, जो सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, ऐसे बच्चों को एडमिशन देते, 5 बच्चों को नहीं। 3 टाइम जो फेल होते हैं, 3 टाइम, उसको पहले प्रायोरिटी, पहले उनको एडमिशन, बाद में दूसरे बच्चों को। ऐसे बच्चे लेकर एसएससी का रिजल्ट है 100%, 12 क्लास का रिजल्ट है 100%। मैं क्यों कहना जा रहा हूँ? मेरे जीवन में मैं जब सोचता था मेरे जीवन में कि क्या चक्कर है दुनिया का, ये 100 लोग दौड़ रहे,
जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, लेकिन उम्र भर दौड़ रहा है। सवेरे 4 बजे उठता है, रात को 10 बजे तक भाग दौड़ में लगा है, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। स्मशान भूमि में जाने तो कोई भी रुकता नहीं, दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है। जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, लेकिन उम्र भर मेरा 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 मेरा, हाथ में कुछ नहीं। कई लोग तो मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं, मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसे प्रवृत्ति बढ़ रही और हाथ में कुछ नहीं। तो मैं सोचता बेटा, मैं 26 साल का युवक था, मैं सोचते रहा कि क्या चक्कर है, जन्म में आता कुछ नहीं, जाता कुछ नहीं, उम्र भर मेरा मेरा कहता और मेरा कुछ नहीं। एक दिन मैं सोचा आत्महत्या करना, क्यों जीना, जब मरना पता है, आध्यात्म में जाना पता है, तो जीना क्यों। एक स्वामी विवेकानंद की किताब हाथ में आ गई, जीवन समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया, हर इंसान के लिए जीवन मिला है, सेवा के लिए मिला, सेवा। वो सेवा 4 दीवारों के अंदर एक मंदिर, एक मूर्त, उसकी पूजा, ऐसे गांव एक मंदिर है, राष्ट्र एक मंदिर है, जनता ये सर्वेश्वर है, ये जनता की सेवा, ये भगवान की पूजा है। ये मुझे समझ में आ गया। 26 साल की उम्र में यंग था मैं, युवक था, 26 साल की उम्र में ये मेरा जीवन, मेरा देश और देश की जनता के सेवा के लिए अर्पण, ये मैं तय किया कि मेरा जीवन सेवा के लिए अर्पण। खतरा लगने लगा, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाए, फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं निर्णय ले लिया शादी नहीं करना। मेरे जीवन का हर क्षण समाज की सेवा में लगे, देश की सेवा में लगे, इसलिए मैं तय किया कि शादी नहीं करना। और आज 75 साल की उम्र हो गई, मेरा गांव में घर है, 40 साल हो गए घर में जाकर, फिर से घर में रहे। मेरे 3 भाई हैं, वो भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपने, करोड़ रुपए की, कहीं बैंक बैलेंस नहीं रहता। राष्ट्रपति ने मुझे पद्मश्री, पद्म भूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहाँ कहाँ अवार्ड मिल गए, लेकिन 55 लाख रुपए के मुझे क्या अवार्ड मिल गए, उसका भी मैं ट्रस्ट कर दिया। उससे हर साल में जो ब्याज आता है, 35-40 गरीब बच्चों की शादी कर देता हूँ, कुछ रखता नहीं है। मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर है और खाने का एक प्लेट है, बस, कुछ रखा नहीं। लेकिन मैं अनुभव क्या करता हूँ आज, मैं सिर्फ शादी किया नहीं, लेकिन मेरा परिवार छोटा नहीं। 4 दीवारों के अंदर एक छोटा सा परिवार मैं करना चाहता था, वो छोटा ना करते हुए ये सब मेरा बड़ा परिवार बन गया। ये परिवार बड़ा हो गया, और ये बड़ा परिवार जो बन गया, पूरा देश मेरा परिवार बन गया। ये बड़े परिवार में आनंद है, एक छोटे परिवार में दुख होता है, क्योंकि छोटे परिवार में सब मेरा होता है, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा। लैट्रिन का डब्बा गुम होगा तभी सोचते रहते। बड़े परिवार में मेरा नहीं, हमारा। आप देखो ना कि माता बहने आप बैठे, ये सब मेरा परिवार है। और इसीलिए तो मैं ये आंदोलन जो करता ना, ये बड़ा परिवार होने के कारण आज हर इंसान के लिए जीना मुश्किल हो रहा है, भ्रष्टाचार, उसको जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। ये भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ गई, परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। तो मैं जब देखता हूँ गरीब लोगों की जो हालत है, मुझे बहुत फील हो जाता है।
कभी कभी तो ऐसा लगता है क्यों जीना, लेकिन फिर प्रश्न हो जाता है मरने से क्या इनके बदल आएगा? नहीं, ये करना चाहिए। इसीलिए मैं ये लड़ रहा हूँ। कुछ रखा नहीं जीवन में। मैं भगवान को मानता हूँ, मैं रहता हूँ मंदिर में, खाने का प्लेट है, सोने का बिस्तर है, भगवान को मैं मानता हूँ, लेकिन भगवान को मैं मंदिर में नहीं खोजता। भगवान को खोजता है दुखी पीड़ितों में। जो दुखी पीड़ित है, ऐसे लोग हैं, उनमें मेरा भगवान नहीं खोजता। इसके कारण जीवन में जो आनंद है ना, आनंद इतना है, अरे लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव करता मेरे जीवन में कितना आनंद है, वो कितना आनंद है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये मैं तय किया और महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन शुरू किया। क्योंकि भ्रष्टाचारी लोग लड़ाई मतलब किसी पर हथियार नहीं चलाया, किसी ने हाथापाई नहीं की। मैं अहिंसा को मानता हूँ, हिंसा नहीं, अहिंसा। और जब मुझे दिखाई दिया कि अन्याय होता है, तब मैं अनशन पर बैठ गया, बस किसी को कोई बोलना नहीं। आज तक मेरे 16 बार अनशन हो गए, 16 बार, तो जनता को भलाई के लिए। और इसे सूचना का अधिकार जनता को मिला आंदोलन के कारण। 10 साल मैं लड़ा, 10 साल, 7 कानून बनाए महाराष्ट्र में। सूचना का अधिकार पहले कानून महाराष्ट्र में बना, 2005 में भारत सरकार ने बना। मेरा कहने का मतलब है, वो लड़ाई शुरू की महाराष्ट्र में, वही कानून बनने के कारण करप्शन को ब्रेक लगा। लेकिन देश में जब दिखाई दिया कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया, 1 रुपये से 10 पैसा गाँव में नहीं जा रहे और सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा, इसलिए हमने एक ड्राफ्ट बनाया, जन लोकपाल। जन लोकपाल लाओ। जन लोकपाल अगर आता है तो 60-65% भ्रष्टाचार को ब्रेक लगेगा, गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। इसलिए मैं सरकार के पीछे पड़ा, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए 16 अगस्त 2011 रामलीला मैदान में मैं अनशन के लिए बैठ गया और 12 दिन मेरा अनशन हो गया। 12 दिन के बाद पंत प्रधान जी ने मुझे मंत्री को भेजा, आप अनशन छोड़िए, हम जन लोकपाल लाते हैं। मैं बोला 3 बातें पहले करो, क्लास 1, 2, 3, 4 4 दर्जे के ऑफिसर, उनको लोकपाल के दायरे में लाओ। एक गरीब लोगों को तकलीफ होता ना, वो उन्हीं के कारण होता है। दफ्तर में जाते हैं, पैसे दिए बिना काम नहीं होता। नहीं पैसा दिया तो कल आओ, परसों आओ, नरसों आओ, चक्कर काटने के लिए लगाते। तो मैं बोले ये सब ऑफिसर लोकपाल के दायरे में लाओ, सरकार का नियंत्रण निकालो उन पर, सरकार का नियंत्रण नहीं होना। क्यों? ये सरकार और कई अधिकारियों की साठगांठ होती है और उसके कारण गरीब लोगों को तकलीफ होती है। तो मैं बोला उसको, हमने पंत प्रधान जी को बताया, मिनिस्टर आया था, उनको बताया पहले ये 3 बातें करो। एक क्लास 1, 2, 3, 4 ऑफिसर लोकपाल के दायरे में, हर राज्य में सशक्त लोक आयुक्त को बिल लाओ, हर राज्य में 72%, बच्चे 28%, उसमें भी 15% से ज़्यादा भ्रष्टाचार। तो योजना पर कितना लगता है? 15% नहीं। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। जिस हालत में आज देश जा रहा है, इस हालत में इस देश के लिए भविष्य नहीं। इसलिए ये भ्रष्टाचार जब रोकेंगे तो हो सकता है 65% पैसा योजना पर लगेगा और 35% मैनेजमेंट में काम चलेगा। हम प्रयोग किए हैं, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रयोग किए हम लोग। कई गांव में जो प्रयोग किए हैं, सिर्फ 30% पैसा में मैनेजमेंट का काम होता है और 70% पैसा योजना पर लगता है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये हम मांग किया
पंत प्रधान जी ने, मंत्री गया, पंत प्रधान जी को बताया कि अन्ना 3 मांग मांग रहे, बाकी बाद में बात करेंगे। रात को संसद बंद गई, रात को 1 बजे संसद बैठ गई और संसद ने रेजुलेशन पास हो गया, रेजुलेशन पास किया। और उस रेजुलेशन में सब ने मिलकर यह तय किया कि अन्ना की ये 3 बातें हैं, हम सब मिलकर मानने के लिए तैयार हैं। रेजुलेशन पास हो गया। पंत प्रधान जी ने दूसरे दिन फिर मंत्री को भेजा, हम रेजुलेशन पास किया है, आप अनशन छोड़िए। मैं विश्वास किया कि मैं लड़ रहा हूँ तो जनता के भलाई के लिए। अन्ना हजारे के कौन से बाल बच्चे रोते हैं, लेकिन मेरे बाल बच्चे ज़्यादा है, इसके कारण मैं कोशिश करता हूँ। तो वो गए, फिर ये दूसरे दिन वो मंत्री आ गया, बताया, मैं विश्वास किया, मेरा अनशन छोड़ा। आज देखिए 2 साल हो गए, 2 साल, अभी तक रेजुलेशन पास करके भी बिल नहीं लाया। पंत प्रधान जी ने लिख कर दिया, फिर भी बिल नहीं लाया। अभी विश्वास किस पर करे, किस पर विश्वास करें? इसलिए मैं घूम रहा हूँ अभी पूरे देश में घूम रहा हूँ, लोगों को जगा रहा हूँ। इनकी मंशा नहीं है। 6 करोड़ लोग जा रहे, अब 6 करोड़ लोग जा रहे हैं, मेरे दौरा पूरा हो गया तो फिर से एक बार मैं फिर से तय किया कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लगभग जन लोकपाल के लिए फिर मैं होगा रामलीला मैदान और आप हो गए तिरंगा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद होगा। और देश की जनता फिर इनको कहेगी लोकपाल लाओ न तो जाओ, दोनों में, लेकिन ये जाएंगे नहीं, लोकपाल लाएंगे।